हेलो एवरीवन। चैप्टर चल रहा है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस में टोटल कितने सेक्शन हैं? 5। 5 कौन कौन से? 5, 6, 7, 8, 9। इसमें से कौन सा सेक्शन फिलहाल नहीं है? सेक्शन 8 फिलहाल नहीं है, तो बचे टोटल 4। 4 में से हम कितने सेक्शन कंप्लीटली पढ़ चुके हैं? 2। कौन कौन से? 5 और 6। सेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसका मतलब क्या है स्कोप ऑफ टोटल इनकम का? कि क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर अलग अलग तरह के पर्सन पाए जाते हैं इंडिया में, और टोटल कैटेगरी कितनी हो सकती हैं? 3 हो सकती हैं। या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा इंडिविजुअल, या नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होगा, या नॉन रेजिडेंट होगा। तो इनकम कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की होती है, इंडियन और फॉरेन इनकम। तो अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी? ये चीज़ कौन सा सेक्शन बताता है? ये सेक्शन 5 बताता है, और इसी को क्या कहा जाता है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। लेकिन सेक्शन 5 ये नहीं बताता है हमें कि ये कैसे पता लगेगा कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब है। इसके रूल्स क्या हैं? तो इसके रूल्स कौन बताएगा हमें? सेक्शन 6। हमने पिछली क्लास तक सारे के सारे रूल्स को फिनिश कर दिया था। इंडिविजुअल के ही रूल्स सबसे ज़्यादा टफ हैं, ठीक है ना, इन कंपेरिजन टू अदर्स। जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो इंडिविजुअल्स के रूल्स में। तो सबसे पहले हमने इंडिविजुअल के रूल को स्टडी करना स्टार्ट किया था। एचयूए बहुत ईजी है, कंपनी बहुत ईजी है, फर्म, आर्टिफिशियल एसोसिएशन, ये सब बहुत ईजी हैं। तो किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 7 और 9 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें इंडिविजुअल्स में प्रॉब्लम है तो कोई पर्टिकुलर एरिया है या पहले उसे? हाँ, तो कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है थोड़ा सा मुझे बताइए। एक तो मैं चलो रिवाइज करा ही देता हूँ आपको, ठीक है ना। और ये मैं भी समझ रहा हूँ कि क्योंकि मिक्सचर काफ़ी है इंडिविजुअल के रूल्स में, कंडीशंस काफ़ी हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो क्या होता है कई बार जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा, एक ही चीज़ को हम 2 बार 3 बार 5 बार जब हम करेंगे तो उसके बाद वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी कोई खास परेशानी की बात नहीं है। फिर भी एक बार इंडिविजुअल के रूल को दोबारा से मैं पूरा रिवाइज करा देता हूँ। इंडिविजुअल जो है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट जो डिसाइड होता है वो उसकी बेसिक कंडीशन से डिसाइड होता है। An individual is said to be resident in India if he satisfies any one out of 2 basic conditions। सिंपल है। तो अगर 2 बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई करेगा इंडिविजुअल, तो वो क्या माना जाएगा? रेजिडेंट माना जाएगा। 2 बेसिक कंडीशन क्या है? ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, या तो ये कंडीशन, या ही हैज बीन इन इंडिया at least 60 days or more during the relevant previous year and 365 days or more during the 4 previous year immediately preceding the relevant previous year। क्लियर हो गई बात ये? इन 2 बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक अगर सेटिस्फाइड होती है तो इंडिविजुअली सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट कब कहलाया जाएगा? अगर दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाइड ना हो। बात समझ में आ रही है आपके? ये 2 बेसिक कंडीशन तो आप ये समझ लीजिए 30-40 साल से चली रही हैं। इस बात से कुछ अमेंडमेंट और आए हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक इंडिविजुअल हमेशा ही रेजिडेंट माना जाएगा। ये तो सेक्शन 6(1) था जो मैंने 2 बेसिक कंडीशन बताई हैं। अगर इन 2 बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाइड होती है तो आप रेजिडेंट हो। क्लियर है? लेकिन एक सेक्शन 6(1) कैपिटल ए भी आया है। उसमें अगर आपको ध्यान हो कि डीम्ड रेजिडेंट है। डीम्ड रेजिडेंट के लिए क्या है? अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, आपकी टोटल इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है अदर देन फॉरेन इनकम। लेकिन एक फॉरेन इनकम को इंक्लूड किया गया है कि अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन बाहर है लेकिन जो कंट्रोल इंडिया से होता है, अगर ऐसी इनकम 15 लाख से ज़्यादा हैं और आपके ऊपर
बाहर टैक्स नहीं लगता है और आपके ऊपर बाहर टैक्स नहीं लगता है, तो आप डीम्ड रेजिडेंट मान लिए जाएंगे, बशर्ते कि आप सेक्शन 6(1) की कंडीशन में फॉल ना करते हो। अगर सेक्शन 6(1) की कंडीशन फॉल करते हो तो फिर हम 15 लाख वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, फिर तो आप हो रेजिडेंट। ये किन लोगों को कवर करने के लिए किया गया है? आप अगर आप लॉजिक पकड़ेंगे तो जल्दी बैठेंगी चीजें, ठीक है ना। इंडियन सिटीजन कौन होता है कौन नहीं होता, हमें इसका पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारतीय निवासी ये कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, इसके जो तरीके होंगे भारतीय संविधान ने बता रखे होंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस के जो तरीके हैं वो किसने बता रखे हैं? इनकम टैक्स एक्ट ने बता रखे हैं। लेकिन क्या इनकम टैक्स एक्ट आपको नागरिकता प्रदान कर सकता है? नागरिकता प्रदान करेगा आपको भारत का संविधान। उसमें कुछ वे होंगे कि जिसका जन्म इंडिया में हुआ है या कोई बाहर से आके इंडिया में बस गया है, लेकिन कितने साल कम से कम हो जाने चाहिए। अभी जैसे काफ़ी हंगामा मचा हुआ भी है, बाहर के लोग जो बांग्लादेश के यहाँ पर आ चुके हैं, पाकिस्तान के जो यहाँ आ चुके हैं, तो नागरिक नहीं है वो, उन्हें नागरिकता देने के लिए बिल पेश किया गया। और भी बहुत सारे तरीके होंगे नागरिकता के। तो नागरिकता एक अलग कॉन्सेप्ट है और रेजिडेंशियल स्टेटस एक अलग कॉन्सेप्ट है। आप ये बताइए मुझे सोच के, आप बाहर चले जाते हो माना नौकरी पेशा करने के लिए, आप सीए फाइनल हो गए मान के चलिए, रिजल्ट आ गया और आपकी नौकरी अमेरिका में लग गई, तो अमेरिका में बस गए आप, तो क्या उससे भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती होगी? पहले तो ये सोच के बताइए आप, नहीं खत्म होती होगी, उसके तो रूल अलग होंगे ना। ऐसे ही आप वहां जाके बस गए तो ऐसा नहीं है कि अमेरिकन सिटीजन हो गए आप। बहुत सारे हमारे भाई बहन अमेरिका में, विदेशों में जाके, कनाडा में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके, न्यूजीलैंड में जाके काम कर रहे हैं ना, काम धंधा चला रहे हैं ना, तो क्या वो वहां के नागरिक हो गए? क्या उनकी नागरिकता यहाँ की खत्म हो गई? ऐसा तो नहीं है ना। तो आप ये जो कॉन्सेप्ट लाए हैं डीम्ड रेजिडेंट का, ये उन्हीं लोगों के लिए लाए हैं जनरली बस गए वहां पर, उनका इंडिया में भी कुछ चल रहा है। भारतीय इनकम जो है 15 लाख से ज्यादा है, लेकिन जो लोग वहां जाके बस गए, आप सोचे दो बेसिक कंडीशन है, 182 दिन या तो रहो या 60 दिन और 365 दिन रहो, क्या वो लोग ये कंडीशन को पूरा करते होंगे? नागरिक अगर आपको रेजिडेंट बनना है पिछले साल तो 182 दिन तो रहना पड़ेगा ना, या 60 और 365 दिन वाली कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन जो आदमी काम धंधे के लिहाज से वहां मर गया, क्या वो ये कंडीशन पूरी करते होंगे? तो इसका मतलब वो रेजिडेंट नहीं है, इसका मतलब वो नॉन रेजिडेंट है। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है उनसे भी टैक्स लेना, तो उन्हें रेजिडेंट कैसे बनाया जाए? और हो सकता है कि सऊदी अरब में चले जाते हैं, बहुत सारे मोमडन होते हैं क्योंकि उन्हें सूट करता है, पैसा कमाने के लिए चले जाते हैं, मोटा पैसा मिलता है। दुबई चले जाते हैं, मोटा पैसा मिलता है, 2-3 दिन साल रहते हैं वहां पर, बहुत अच्छी आमदनी होती है उन्हें, सुना होगा आपने। और वहां पे टैक्स भी नहीं लगता उन देशों में, क्योंकि उनके टैक्स क्यों लगाती है कोई भी गवर्नमेंट? मैंने पहली क्लास में बताया था, क्योंकि उसे पैसा चाहिए। लेकिन जिस गवर्नमेंट के पास पैसा ऑलरेडी ज्यादा है, उन्हें तो लोगों से पैसा नहीं चाहिए। आप दुबई है, सऊदी अरब है, नॉर्मली ये टैक्स फ्री कंट्रियां हैं, वहां पे भारतीय आदमी जाता है, काम धंधा करता है, मोटा पैसा कमाता है, फिर 5-7 साल बाद इंडिया में आ जाता है, फिर अपना बिजनेस शुरू कर देता है। तो ऐसे लोग इंडिया तो आ नहीं रहे पिछले साल, जब आ ही नहीं रहे तो वो नॉन रेजिडेंट है, वहां कमा रहे हैं, लेकिन साथ के साथ उनकी भारतीय इनकम भी है। लेकिन क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है तो भारत की इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ता होगा उन्हें, क्योंकि नॉन रेजिडेंट चलो इंडियन इनकम है उस पर तो टैक्स देना पड़ जाएगा उन्हें। लेकिन अब क्या करा गवर्नमेंट ने कि अगर आप ऐसे व्यक्ति में से आते हो और आपकी 15 लाख रुपए ज्यादा की भारतीय इनकम है, वो तो टैक्स तब भी देना पड़ता है आपको, लेकिन क्योंकि आप बाहर हो, जो कि आप नॉन रेजिडेंट हो, तो हम आपको डीम्ड रेजिडेंट मानेंगे, बशर्ते कि आपके ऊपर बाहर टैक्स ना लगता हो। तो अगर बाहर की गवर्नमेंट नहीं लगा रही, क्योंकि बाहर की गवर्नमेंट बहुत अमीर है, कोई बात नहीं, हम गरीब हैं, हमें दे जाओ टैक्स तुम। सीधा सीधा सा जो लॉजिक है वो ये है, सीधा सीधा लॉजिक कि बाहर की गवर्नमेंट नहीं लगा रही टैक्स, तो हम नहीं छोड़ रहे तुम पे टैक्स, हमें तो चाहिए टैक्स। बाहर की इनकम पे भी चाहिए, बताओ इन्हें टैक्स। इंडियन इनकम पे तो तब भी टैक्स लगता ही लगता। अगर सेक्शन 6(1)(a) नहीं आता तो क्या होता? नॉन रेजिडेंट हो ना आप, तो नॉन रेजिडेंट के ऊपर इंडियन इनकम पे तो टैक्स लगता है। जो हम कह रहे हैं 15 लाख रुपए ज्यादा की इनकम है, या कम भी अगर होती तो भी टैक्स लगता ना। लेकिन उस केस में जो बाहर कमा रहे हो आप, उस पर टैक्स नहीं लगता। गवर्नमेंट को बाहर की इनकम पे भी टैक्स चाहिए, बशर्ते कि वहां टैक्स ना लग रहा हो। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 6(4)(1)(a) लिया है और उसे क्या बना दिया? डीम्ड रेजिडेंट बना दिया। समझ में आ रहा है बात? और ये जो डीम्ड रेजिडेंट है,
ये हमेशा नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होता है या ऑर्डिनरी होता है? जो एडिशनल कंडीशन पढ़ाई थी मैंने आपको, तो एडिशनल कंडीशन में भी जो इस बार के अमेंडमेंट थे उन्हें क्या माना गया है? हमेशा ही ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना गया है, नॉट ऑर्डिनरी माना गया है? जो डीम्ड रेजिडेंट है ये नॉट ऑर्डिनरी माना जाएगा या ऑर्डिनरी माना है? हमेशा ही नॉट ऑर्डिनरी माना जाएगा, यानी कि इसके लिए एडिशनल कंडीशन नीड नॉट टू बी चेक। आपको एडिशनल जो कंडीशन है इस डीम्ड रेजिडेंट के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर डीम्ड रेजिडेंट है तो हमेशा ही क्या मान लिया जाएगा? नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट मान लिया जाएगा। बात समझ में आ गई आपके? हम बात कर रहे थे बेसिक कंडीशन की। बेसिक कंडीशन में दो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाइड होती है तो आप रेजिडेंट बन जाओगे, लेकिन इसके लिए कुछ एक्सेप्शन भी है, 3 एक्सेप्शन भी है। उन 3 एक्सेप्शन में आपको कंडीशन नंबर 2 नीड नॉट टू बी सेटिस्फाइड, ओनली कंडीशन नंबर 1 इज एप्लीकेबल। 3 लोगों के केस में, वो कौन कौन से हैं? इंडियन सिटीजन गोज आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, दूसरा इंडियन सिटीजन मेंबर ऑफ क्रू गोज आउटसाइड इंडिया एज ए मेंबर ऑफ क्रू, और तीसरा है इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया फॉर ए विजिटिंग पर्पज। अगर इंडिया में आता है फॉर ए विजिटिंग पर्पज तो उसके लिए कंडीशन नंबर 2 नॉट एप्लीकेबल, ओनली कंडीशन नंबर 1 इज एप्लीकेबल। यानी कि ये 3 लोग तभी रेजिडेंट मान ली जाएंगे, तभी माने जाएंगे जब कम से कम आप 182 दिन हो। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आ गया, जो तीसरी वाली चीज बताई है मैंने, इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन, ठीक है, इसके लिए एक एक्सेप्शन है। वैसे तो क्या रूल है कि 182 दिन ही रहना जरूरी है तभी रेजिडेंट माने जाएंगे, लेकिन एक केस में क्या है, अगर आप इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है और आपकी टोटल इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है अदर देन फॉरेन इनकम, तो इनके लिए 2 कंडीशन है, या तो 182 दिन रहो तब माने जाओगे, या 120 दिन प्रीवियस ईयर में और पिछले 4 सालों में 365 दिन रहो, तो भी हम आपको क्या मान लेंगे? रेजिडेंट मान लेंगे। केस के अंदर केस हैं, इंडिविजुअल में केस के अंदर केस मिलते चले जा रहे हैं। समझ आ रही है बात? कंसंट्रेट तो करना पड़ेगा माइंड को। अगर हमने जरा सा भी माइंड इधर उधर किया, एक होता है गहराई से सोचना, ऑब्जर्व करना, अगर आप उस स्थिति में नहीं बैठे हुए हैं तो जो केस के अंदर केस हैं वो दिक्कत पड़ेगी। सीधी सीधी पढ़ाई तो आप सो रहे हैं, लापरवाही दिखला रहे हैं, फिर भी समझ में आ जाती है आपकी, लेकिन जो केस के अंदर केस है तो वो तभी समझ में आता है जब आप पूरे डेडिकेशन के साथ बैठे। लेकिन ऐसी चीजें पूरी इनकम टैक्स में इंटरमीडिएट लेवल पर कम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है। तो फाउंडेशन की तरह तो नहीं है, CSET की तरह तो नहीं है ये चीज कि आपने 1-2 घंटे पढ़ा और एग्जाम क्रैक कर लिया। लेकिन CS एग्जीक्यूटिव है या CA इंटर है, उस केस में थोड़ा सा डिटेलिंग तो आपको जानी पड़ेगी। CSET में खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, CA इंटरमीडिएट में ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और प्रैक्टिकल्स भी आते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि CA इंटर में मुझे कुछ क्लासेस अलग और लेनी पड़ती हैं बस CS एग्जीक्यूटिव के अलावा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो चाहे आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो चाहे आपका सब्जेक्टिव पैटर्न हो, दोनों जगह कॉन्सेप्ट तो पूरे होने ही होने हैं। कॉन्सेप्ट के बिना तो कुछ काम नहीं होगा, बस पेपर की पैटर्न की बात है। MCQ भी दोनों के कराने हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रैक्टिकल्स हैं, अगर प्रैक्टिकल 50 कराने हैं तो एग्जीक्यूटिव को 10 करने हैं। वो 10 भी इसलिए करने हैं कि उन्हें प्रैक्टिस हो जाए MCQ भी सोल्व करने की। आपको ठीक है पूरा लिखना नहीं है, लेकिन आंसर तक कैसे पहुंचोगे? आंसर तक पहुंचने के लिए आपको प्रोविजन तो सारे पता होने चाहिए ना। क्लियर हो गई बात ये? कोई डाउट हो बता दीजिए मुझे, कुछ भी डाउट हो। डाउट जब भी आएगा तो वो जब भी हम डेप्थ में जाएंगे थोड़ा सा, अब जैसे इंडिविजुअल की बात करें, एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन है, तो आप ये सोचिए अगर वो एक बार को, फिलहाल बेटा इधर देख लो, अगर कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट समझ में भी नहीं आ रहा, उसे छोड़ो, ठीक है आज नहीं आ रहा
2 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा। जब हमारे नॉर्मल प्रोविजन, ऑर्डिनरी प्रोविजन बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल टिप पर आ जाएंगे, तो फिर हमें बाकी जो डेप्थ है वो भी समझ में आने लगेगी। उसमें दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है। 10 बार पूछो मैं 10 बार बताऊंगा, 50 बार पूछो मैं 50 बार बताऊंगा, लेकिन आप में विलिंग पावर तो होनी चाहिए। कई बार आप देखते होंगे कोई लाइलाज बीमारी है, डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज नहीं हो पाता, फिर भी कहा जाता है कि बहुत सारी बीमारियां मरीज की विलिंगनेस पर डिपेंड कर जाती हैं सही होना। दवाई कई बार काम नहीं करती है, लेकिन अगर अंदर से जुझारूपन है तो वो दवाई से ऊपर काम करता है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लकवा मार गया किसी को, कोमा में कई बार कोमा में चले जाते हैं, नहीं भी होते वहीं से मर जाते हैं, कुछ लोग सही भी हो जाते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि अंदर से अगर विलिंगनेस है तो तब आप सही हो जाते हैं। लंगड़े को चलाना आसान है बशर्ते कि उसमें विलिंगनेस हो, लेकिन एक पैरों वाला आदमी चलना ही नहीं चाहता हो तो जबरदस्ती उसे गोदी में लेकर तो चला ही जाने का। ये मैं तो पलंग पे बैठा हूँ, ठीक हूँ, जा रहा हूँ, ठीक हूँ, मजे कर रहा हूँ, उसे उठाना बड़ा मुश्किल है। एक लंगड़ा आदमी है, पैर खराब है उसके, इच्छा है लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ करने की, आगे बढ़ने की, सहारा दिया जा सकता है उसे, वो चल जाएगा। सत्य मसला है लंगड़ा कौन है और सही आदमी जो बिस्तर बैठा हो कौन है, किसका एग्जाम्पल? आप में से किसी का एग्जाम्पल नहीं ले रहा। मैं तो एक जोर भरने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी तो स्टार्टिंग है, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा बना रखा है फाउंडेशन CSET और एग्जीक्यूटिव इंटरमीडिएट में ना, कि फाउंडेशन CSET आराम से पास हो जाते हैं। और बताइए। याद आपको करना पड़ेगा, बस इतना जरूर है, देखिए अगर सब्जेक्टिव पेपर नहीं आ रहा है तो उसे याद करने का तरीका अलग होता है, वो सब्जेक्टिव पेपर आ रहा है उसे याद करने का तरीका अलग होता है। याद दोनों ही दफाओं में करना पड़ेगा। क्यों? अगर आपको बेसिक चीज याद नहीं है तो आगे क्या चीज होगी, चीज समझ में आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, अगर खाली MCQ पेपर आ रहा है तो आपको लैंग्वेज लिखनी नहीं है तो उतना उस लेवल पर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोविजन तो सारे पता है। हाँ कुछ था ऐसा 182 दिन वाला, 160 दिन वाला था, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि सुनाओ तो सुनाई जा सकती, लेकिन आप क्वेश्चन सामने रखो हम बता देंगे, उतना तो होना चाहिए ना, लेकिन उतना भी नहीं है तो वो प्रॉब्लम है। तो MCQ पेपर बहुत सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल, ये मान के चलिए आप, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपसे कहता हूँ कि या आपको एक फंक्शन करना है, अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बनाइए, किसे किसे बुलाना है, फटाफट बनाओ, कह दूँ 5 मिनट में बनाओ, 10 मिनट में बनाओ, नहीं बना पाओगे आप। लेकिन कोई सामने आए तो पहचानते जाओगे कि हाँ मेरा इससे क्या संबंध है। तो MCQ तो सामने आया है, आंसर सामने है, पर पहचानना है कि कौन सा सही आंसर है कौन सा गलत है। और जब सब्जेक्टिव होता है, लिखना है, तो वहाँ याद करने का तरीका बड़ा अलग है। आप कोई फंक्शन भी करते हो ना, 1-1 महीने में बनती है लिस्ट, कि कहीं गलती से भी कोई छूट ना जाए। वो इंस्टीट्यूट वाले चाहते हैं हमसे कि ये क्वेश्चन है इसका आंसर फटाफट लिखो, 5-10 मिनट में लिखो, तो उस तरीके का याद करना अलग ही चीज़ है, मुश्किल कुछ नहीं है। लेकिन चलिए रेजिडेंट तो हो गया था आपका, अब कुछ चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। टाइप्स ऑफ इनकम हो ही गया था सामने, अगर आप बोर्ड पर देखेंगे। अब है डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड रेमिटेंस, ये आपके सामने दिख रहा होगा, डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड रेमिटेंस। अलग से मुझे नोट डाउन कराने की जरूरत नहीं है आपको रजिस्टर में। क्यों जरूरी है ये डिफरेंस पता होना? इंडियन इनकम क्या होती है? इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया
or deemed to be received in India, or income which accrue or arise in India or deemed to accrue or arise in India. ये होती है इंडियन इनकम। फॉरेन इनकम क्या होती है? इनकम accrued or arise out India and received also outside India. रिसीव्ड इनकम जो टैक्सेबल होती है इनकम टैक्स में, वो रिसीव्ड बेसिस पर होती है, रेमिटेंस पर होती है। तो हमें ये पता होना जरूरी है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड रेमिटेंस। कहीं हम हो तो चीज रेमिटेंस और हमने उसे रिसीड मान लिया, और रिसीड मान के उसे कह दिया इंडियन इनकम है। देखिए दो चीजें हैं पूरे लॉ में, खाली मैं इस लॉ की बात नहीं कर रहा, ये भी टैक्स लॉ भी एक लॉ है, चाहे कंपनी लॉ की बात कर लें चाहे किसी की बात कर लें। सबसे मुश्किल पार्ट आपको क्या लगता है किसी भी लॉ में? सबसे मुश्किल पार्ट होता है वास्तव में जो लॉ होता है। वो आप कितना पढ़ते हैं कितना नहीं पढ़ते वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। सबसे मुश्किल जो पार्ट होता है लॉ में वो होता है आइडेंटिफिकेशन। अगर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आइडेंटिफिकेशन पे पहुंचने लगे तो 99% बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। उन्हें दे दो ये इनकम रिसीव्ड, ये इनकम रेमिटेंस, हम उनसे कहो कि बताओ रूल क्या है। हाँ रूल ये है कि रिसीव्ड बेस पर टैक्सेबल होगा, रेमिटेंस पर नहीं होगा। लेकिन अगर लिखा हुआ नहीं है रिसीव्ड रेमिटेंस, सिचुएशन दे दी आपको, पता लगाओ, असली दिमाग वहां होता है। जो कि बच्चा पढ़ना भी पसंद नहीं करता। क्यों? दिमाग संभाल के रखना चाहता है बच्चा, कहीं उसे काम आएगा बुढ़ापे में। वो उसी चीज पर अटका हुआ है कि जो चीज ज्यादा खर्च कर दी जाती है वो कम हो जाती है, जबकि दिमाग के बारे में उल्टा है। जितना आप लगाओगे कंसंट्रेट करोगे उतना वो बढ़ता है। लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी हेडक तो होगी। आप जिम में भी जाते हैं शुरुआत में अपनी बॉडी बनाने के लिए, आप चाहें कि जिम जाऊं तो हूं लेकिन मेरे मांसपेशियों में दर्द भी ना हो। शुरुआत में 4-5 दिन हालत खराब हो जाती है, चला फिरा भी नहीं जाता। तो जो जंग लगा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म कर रखी है, वास्तव में रट लो बस। तो हमें साथ के साथ ध्यान देना है उसकी आइडेंटिफिकेशन पर भी। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप आइडेंटिफिकेशन की तरफ बढ़ने लगे तो रियल माइंड तब बढ़ेगा। एक ये है कि मैंने तुम्हें बता दिया वर्ड, जैसे ज्वाइंट वेंचर पार्टनरशिप है, क्या डिफरेंस होता है? 2 या 2 से अधिक लोग ज्वाइंट वेंचर में भी काम करते हैं, पार्टनरशिप में भी काम करते हैं। 12th में भी आपने करा होगा, लेकिन वहां क्वेश्चन में आ जाता है ये ANBR पार्टनर, ANBR ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, सर ने बता रखा है पार्टनर में ये अकाउंट बनने हैं, ये चीजें लगनी है, ज्वाइंट वेंचर में बनने हैं, आसान हो गया। लेकिन वो एग्जाम का क्वेश्चन कुछ ना बताया आपको, बस क्वेश्चन दे दे, सिचुएशन दे दे। तो मुश्किल काम पता क्या है? पहले तो आप ये पता लगाओ ये क्वेश्चन ज्वाइंट वेंचर का है पार्टनरशिप का है। लेकिन वो आदत भी नहीं हमें। क्यों? क्योंकि शुरुआत से हमें दिया रहता है। लेकिन क्योंकि आप अब इंटरमीडिएट स्टेट पे आ गए, एग्जीक्यूटिव स्टेट पर आ गए, तो मैं आपको बता के चलना चाह रहा हूं कि अब दिक्कत ये भी आएगी कि आपको दिया नहीं रहेगा, आप पहचानो। असली लो वही है जब आपको दिया हुआ नहीं होगा, आपको चीजें पहचाननी पड़ेगी। और हर टीचर से पूछो आप कि सर ये चीज है, चलो लेकिन डिफरेंस क्या है इनमें, बता तो दीजिए। जैसे मैंने शुरुआत की क्लास में आपको बताया होगा अल्फाबेट कितने हैं, ये 26 हैं। कितने कॉन्फिडेंस से बताया आपने 26 हैं? वो गलत है। वो क्यों गलती है? वो क्योंकि आप आज तक ये नहीं जानते अल्फाबेट और लेटर में अंतर होता है। अगर ये जानते होते ना तो गलती होती ही नहीं। 26 लेटर होते हैं, 26 अल्फाबेट नहीं होते। ये सारे के सारे, अगर मैं 1 लाख की भीड़ में भी पूछूंगा ना तो सारे के सारे कॉन्फिडेंस से 26 अल्फाबेट होते हैं। और शर्म आनी चाहिए हमें कि हम यार 12th भी कर लिए और हमें छोटा सा डिफरेंस नहीं पता। कोशिश नहीं करी हमने आज तक कि अल्फाबेट की हिंदी कर लें, कि वर्णमाला उसे पहचान लें। माला में कई सारे मोती होते हैं,
कि अल्फाबेट A to Z एक सीरीज है पूरी। और हम कहते हैं कि यार सीए करके भी कुछ नहीं होता, सीएस करके भी कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर ऐसा भी होगा जो घर का खर्चा नहीं चला पा रहा होगा, और एक डॉक्टर ऐसा भी होगा कि यार उसके पास भीड़ लगी हुई है। एक चार्टेड अकाउंटेंट वो भी है जो 20,000 महीना भी नहीं कमा पा रहा। सीएस वो भी है जो 15,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहा। और एक सीए और सीएस ऐसे भी हैं जो करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। दोनों ही तरह के एग्जाम्पल मिल जाएंगे ना तुम्हें। अगर किसी भी कंपटीशन को करके सक्सेस होनी मिलनी होती तो सारे डॉक्टर एक जैसे होने चाहिए थे, सारे सीए एक जैसे होने चाहिए थे, सारे इंजीनियर एक जैसे होने चाहिए थे, सारे कंपनी सेक्रेटरी एक जैसे होने चाहिए थे, जो कि होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो कमी है। डिग्री और नॉलेज में कहीं ना कहीं तो एक डिफरेंस है ना। डिग्री रट के लक फैक्टर से पेपर इजी आ गया, इंस्टीट्यूट को भी पैसा चाहिए, ये सच्चाई है, बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि अब चीजें प्रोफेशनल ना रह के बिजनेस बन चुकी हैं। बिजनेस और प्रोफेशनल में अंतर समझते हो? प्रोफेशन में एक डिग्निटी को फॉलो किया जाता है। क्या चीज सही है मुझे वो बतानी है, क्या चीज आपको ठीक लगती है मुझे उस पर नहीं जाना। आप मेरा विरोध कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है मैं आपसे ज्यादा सीनियर हूं। मुझे पता है आज विरोध करेंगे लेकिन 5 साल बाद कहेंगे यार सही कही गई थी मेरी बात। बच्चों में कहाँ तमीज होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं बच्चे गलत होते हैं। लेकिन माँ बाप का काम है, टीचर का काम है कि उन्हें सही दिशा दिखलाई जाए। जबकि बच्चों को तो समझ में गलत दिशा जल्दी आएगी ना, गलत बातें उनके दिमाग में जल्दी घुसेंगी। अब बिजनेस क्या होता है? माल बिकना चाहिए। अब माल कैसे बिकेगा? तुम जो कह रहे हो उसकी में हाँ मिला दो। अगर तुम्हारी सोच को बदलने की कोशिश की जाएगी तो भग जाओगे तुम। जिस कंफर्टेबल पोजीशन में तुम आए हो उसी कंफर्टेबल पोजीशन में मुझे तुम्हारी हाँ करनी है। तुम इस चीज के लिए तैयार हो ना? हाँ ठीक है, मैं दूंगा आपको, मैं करूंगा ये चीज, चाहे वो तुम्हारे लिए ठीक हो या ना हो। तो इंस्टीट्यूट भी एक बिजनेस बन चुका है आज की तारीख में, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा उन्हें भी चाहिए होता है। लेकिन ये हमें समझना हमारा कैरियर है कि हमें खाली एग्जाम पास करना है केवल शादी के लिए, कि लड़का या लड़की सीएस है या सीए है, शादी में तो काम आती है, ये तो बात पक्की है। लेकिन कैरियर में तो अल्टीमेटली जो लोग नौकरी देने वाले हैं तो वो डिसाइड करेंगे कि तुम किस लेवल के बंदे हो। डिग्री तो ऐसा समझ लीजिए जैसे माँ बाप का नाम आपके साथ जुड़ गया। डिग्री को ऐसा समझ लीजिए कि पेरेंट्स हो गए आपके जैसे। अगर डिग्री से ही कुछ होना होता, माँ बाप अगर सक्सेस है उनसे कुछ होना होता, तो अभिषेक बच्चन बहुत बड़ा सुपरस्टार होता। अमिताभ बच्चन महानायक का बेटा है वो। लेकिन सबको पता है कि अभिषेक बच्चन क्या है। राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री होता अगर बाप दादाओं से ही कुछ होता। और ये भी सच्चाई है, एक बिना डिग्री वाले को अगर कुछ नहीं आता बेइज्जती कम है, उससे उम्मीद भी नहीं की जाती। लेकिन डिग्री वालों को कुछ नहीं आता बेइज्जती बहुत होती है। राहुल गांधी की जितनी बड़ी बेइज्जती होती होगी वो एक आम आदमी की नहीं होती। आम आदमी उससे भी ज़्यादा गलतियां करते होंगे, लेकिन क्योंकि वो राजीव गांधी का बेटा है, गांधी परिवार का बेटा है, तो दुनिया की नज़र उस पर रहती है और छोटी से छोटी कमी उसकी उजागर होती है। अब वो जिस सोसाइटी में रहते होंगे जहाँ उनकी समझ लो ना बेइज्जती कितनी होती होगी, वो तो मतलब ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा मजबूत है अंदर से कि वो सुसाइड नहीं कर रहा, नहीं तो रोजाना ही बेइज्जती होती है उसकी तो। हाँ, कौन सी बेइज्जती ऐसी है जो उसकी नहीं होती होगी? सब तरह की बेइज्जती होती है। अब प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है,
चलिए, आज का तो लेक्चर मतलब ये भी चीज़ बीच बीच में जरूरी होती है, और आप देखना 3-4 दिन तो आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहोगे। ये बीच बीच में होती रहना चाहिए, जोश जगाने वाली बात। जब हम कोई मोटिवेटिंग पिक्चर देखते हैं ना, आपने देखी चक दे इंडिया, जब सिनेमा थिएटर से बाहर निकलते हैं, फोड़ देंगे, कर देंगे, ऐसा कर देंगे, रात को 12 बजे तक, सुबह 4 बजे उठना है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लगता है 5-7 दिन तक। लेकिन वो होता है कि 5-7 दिन बाद फिर तुम्हें डोज चाहिए होती है। सबके साथ है ये। तो डोज लेते रहो और अपने जोश को कायम रखो, क्योंकि बहुत सारी चीजें जोश से होती हैं। आप में करने की सब में क्षमता होती है, कर वो पाता है जिसने अंदर से जोश से उस चीज को करने की ठान ली, कर वही पाता है। बाकी तो रोजाना प्लानिंग बनती है, सब कुछ होता है, होता कुछ नहीं। चलिए देखते हैं रिसीट एंड रेमिटेंस, द डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड रेमिटेंस। देखिए, मेन जो डिफरेंस है वो है पहली बार आपको या आपके एजेंट को कहां मिली। जैसे कि एक हम इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम की बात कर रहे हैं। इंडियन इनकम जो रिसीव्ड इंडिया में होती है, जो बाहर रिसीव्ड होती है, फॉरेन इनकम। एक अमेरिका में हाउस प्रॉपर्टी आपकी, आप रहते इंडिया में ही है, उसका किराया आता है। ये बताइए वो एक्रूअल राइट कहां होती है? क्योंकि पहले तो रिसीव्ड और एक्रूअल राइट का अंतर करूं। एक्रूअल राइट फॉरेन, क्योंकि प्रॉपर्टी बाहर की है। क्या ये लगता है आपको कि अगर एक्रूअल राइट बाहर हो रही है तो रिसीव भी बाहर ही होगी? दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। चलिए, वहां के किराएदार ने या हम वहां गए, और किराया कब देता है? जब हम वहां जाते हैं, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का एक्स्ट्रा किराया देता है हमें। एक्रूअल राइट बाहर है, वो तो ठीक है क्योंकि प्रॉपर्टी बाहर की है। रिसीव्ड कहां हुई? वो आदमी इंडिया में आता है और तब हमें किराया देता है। यानी कि एक इनकम एक्रूअल राइट बाहर होते हुए भी रिसीव्ड इंडिया में हो सकती है ना। ये ध्यान तुम्हें रखना है कि तुम्हें रिसीव इंडिया में करनी है नहीं करनी, वो तो अलग मुद्दा है। क्योंकि इंडिया अगर एक्रूअल राइट बाहर हुई थी और रिसीव भी बाहर होती तो फॉरेन इनकम बन जाती। लेकिन तुमने गलती क्या कर दी? वो इंडिया में रिसीव कर ली तो इंडियन इनकम बन गई। तो तुम्हें ध्यान रखना है, मतलब इन छोटी छोटी बातों से टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा फर्क बैठ जाता है। और अब मैं बात कर रहा हूं रिसीव्ड और रेमिटेंस में अंतर। एक बार तुम्हें रिसीव्ड बाहर हो गई, बाद में तुम्हें रेमिट इंडिया में करी, तो क्या बेसिस पर टैक्स लग सकता है? ये तो कंफर्म है ना, बता चुका ना। लेकिन ये तो पहचानो कि रिसीव्ड और रेमिटेंस में क्या अंतर है। अल्टीमेटली तो इंडिया आएगी वो इनकम, लेकिन वो रिसीव्ड इंडिया में हुई या रेमिट इंडिया में हुई। तो रिसीव्ड का मतलब होता है कि फर्स्ट ओकेजन, पहली बार तुम्हें कहां रिसीव हुई। अगर वो इंडिया से बाहर रिसीव हुई तो फॉरेन इनकम, मतलब बाहर रिसीव मानी जाएगी। उसके बाद चाहे इंडिया आती रहे, और पहली बार तुम्हें अगर इंडिया में रिसीव हुई तो वो इंडिया में रिसीव मानी जाएगी। पहली बार रिसीव होने का मतलब क्या है? तुम्हें या तुम्हारे एजेंट को। एजेंट क्वेश्चन में दिया होगा, माना तुम्हारी एक प्रॉपर्टी है, इंडिया से बाहर है, और बाहर तुमने एक एजेंट बना रखा है, किराएदार से कह रखा है कि इस बंदे को पेमेंट दे दिया करो। अब वो बंदा फिर तुम्हें भेज देता है। तो ये इंडिया में रेमिटेंस हुई या इंडिया में रिसीव हुई? रेमिटेंस, क्योंकि तुम्हारे एजेंट को तो वो रिसीव वहीं हो गई थी, क्योंकि तुम्हें या तुम्हारे एजेंट को रिसीव हो गई वहां पर, तो रिसीव्ड आउट इंडिया है फिर वो। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिसीड एंड रेमिटेंस। देखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड रेमिटेंस इज एज अंडर। क्या क्या डिफरेंस है? रिसीट, इट रेफर्स टू द फर्स्ट ओकेजन, यानी कि पहली बार कहां मिली, व्हेन एन इंडिविजुअल रिसीव इनकम अंडर हिज कंट्रोल। रेमिटेंस क्या होता है जी? इट मीन्स सब्सिक्वेंट ट्रांसमिशन ऑफ द इनकम टू अनदर प्लेस आफ्टर इट इज रिसीव्ड। रिसीट ऑफ इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स, रेमिटेंस ऑफ इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। If the person bringing the money from outside India acts as agent of the payer,
पेयर कौन होता है जो देने वाला है? अगर मेरे एग्जाम्पल में बात करें तो पेयर कौन है? किराएदार या मकान मालिक? वेरी गुड, किराएदार। तो अगर कोई पर्सन बाहर से मनी ला रहा है लेकिन वो पेयर का एजेंट है, आप आगे मत पढ़ो, अगर पेयर का एजेंट बाहर से मनी ला रहा है, किराएदार का बंदा बाहर से मनी ला रहा है इंडिया में, तो आपके हाथ में रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएगी या रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया मानी जाएगी? इंडिया मानी जाएगी, क्योंकि पहली बार आपके कंट्रोल में तो इंडिया मारी। उल्टा करो, अगर आपका एजेंट बाहर से ला रहा है इंडिया में मनी, वो फॉरेन रिसीव्ड मानी जाएगी और रेमिटेंस इन इंडिया मानी जाएगी। तो इफ द पर्सन ब्रिंगिंग द मनी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एक्ट्स एज एजेंट ऑफ द पेयर, देन इनकम इज सेड टू हैव बीन रिसीव्ड इन इंडिया। If the person bringing the money from the outside India acts as an agent of the payee, then income is said to have been received outside India and subsequently remitted to India. और मैंने कुछ क्लासेस में ये भी पहचान लिया कि आप लोगों के माइंड अच्छे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं आराम से एक बार में नॉर्मली नहीं भी आते हैं समझ में, हम तब भी नहीं घबराते। मतलब ये अच्छे कॉन्सेप्ट में से माने जाते हैं। तो ये आप अपने आप को जज कर सकते हो, अगर हमें ये समझ में आ रहे हैं, रेमिटेंस और रिसीव्ड का अंतर समझ में आ रहा है। अगर जिसने डिफरेंस समझ ली है, ये समझ ली उसने बारीकी समझ ली, बाकी चीजों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता। क्लियर है? ऑल क्लियर? यहां तक कोई भी डाउट हो बता दीजिए। आज मैंने आपको बताई हैं डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड रेमिटेंस। इंडिविजुअल का आपको एक तरह से दोबारा से रिकॉलिंग करा दी मैंने। अब इसमें दो ही सेक्शन बचे हुए हैं, एक सेक्शन 7 और एक सेक्शन 9। दोनों सिंपल हैं। सेक्शन 7 की एक लिस्ट है जो कि हमें बताएगी कि व्हाट आर द इनकम विच इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। सेक्शन 9 की अपने आप में एक लिस्ट है जो हमें बताएगा व्हाट आर द इनकम विच इज डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया। उसके बाद हमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, अपने आप में फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे, मतलब अब इसमें 3-4 क्लास और लगेंगी, याद है 3-4 क्लास भी, इसलिए अभी छोटी छोटी क्लासेस हो रही हैं, अभी शुरुआत है बैच का। जब लंबी लंबी अगर क्लास से हम बात करें, 1.5 घंटे क्लास करें, तो एक क्लास में दोनों एक खत्म हो जाएंगे, सेक्शन 7 और सेक्शन 9, और फिर आपका एक क्लास में एमसीक्यू वगैरह ये खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? तो आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि आपका नेक्स्ट बैच भी है ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? मंडे को मेरी क्लास नहीं होगी, पहले से ही बता रहा हूँ मैं आपको। मंडे मुझे किसी वजह जाना पड़ रहा है, और ट्यूसडे भी मेरी क्लास शायद ना हो पाए। वेडनेसडे तो कंटिन्यू रहेगी, मंडे और ट्यूसडे, कल तो संडे है ही है, तो कल तो वैसी छुट्टी है। ठीक है? तो मंडे और ट्यूसडे शायद मेरी क्लास ना हो। मंडे तो पक्का है, ट्यूसडे हो भी सकते नहीं भी हो सकते, वो कल। हाँ, जो दूसरे टीचर्स हैं उनकी सबकी क्लास होगी, तो